Hi guys, welcome back. So I'm your friend Aman and you are all welcome to our next video. So we have already discussed near about 5 topics in the pharmacy. So it's time to discuss our new topic which is HPLC. The HPLC आप सभी ने सुना होगा कि HPLC का जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में या फार्मास्यूटिकल्स जो भी आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज होती है, जो भी आपका मतलब आप कंपनीज में भी जाए या आप लेबोरेटरीज में जाए तो वहाँ पे जो है HPLC का एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि ये बात आप सभी को पता है। तो और फिर मतलब ये होता बहुत है। और HPLC का हम बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है अपना, उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो मतलब HPLC जो है मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है फार्मा के अंदर। तो आइए तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बात शुरू करते हैं अपनी। व्हाट इज अबाउट HPLC। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी HPLC है ना, वो बेसिकली गाइज हेल्प करती है आपकी फॉर द क्वांटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स पे ऑफ कोई भी जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं उसका। तो आज हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले कि HPLC का वर्किंग क्या है एंड हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स बिगिन। लेट्स सी व्हाट इज द HPLC एंड व्हाट इज द रोल ऑफ HPLC इन द फार्मा। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द HPLC एंड इट्स कॉमन यूजेस। तो देखिए गाइस सीधी सी बात है कि जो HPLC है वो स्टैंड करती है फॉर द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए। और ये जो है ना बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के अंदर उसका क्वांटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन हम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ना तो ये एक ऐसी क्वांटिफिकेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसके अंदर ना आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। और आप इसको मतलब ड्रग डेवलपमेंट में भी बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये। उसके बाद अगर हम बात करें ड्रग डेवलपमेंट से हटके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी, और जो फूड्स अथॉरिटीज़ होती है उसमें भी HPLC का यूज़ होता है, फूड टेस्टिंग में भी। तो ये है हमारा मतलब जनरल इंट्रोडक्शन, ये हमारा बात करें HPLC का। अच्छा हम बात करें कि HPLC में मेनली होता क्या है, तो बेसिकली जो इसका क्वांटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और सेपरेशन है वो बेसिकली वर्क करता है ऑन द बेस ऑन योर मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। तो और हम बात करें तो HPLC की बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है नॉर्मल HPLC, एक होती है रिवर्स फेज HPLC। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि एक के अंदर स्टेशनरी फेज पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, दूसरे में मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है और स्टेशनरी फेज पोलर होता है। ये इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। HPLC का जो सिस्टम है हमारा, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो अगर हम HPLC कंपोनेंट की सबसे पहले बात करते हैं तो वो है सॉल्वेंट रिजर्वायर सबसे पहले। तो सॉल्वेंट रिजर्वायर क्या करता है, ये जो है आपका मोबाइल फेज को आप, ये एक बॉटल टाइप होती है जो मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके का होता है। ये देखिए इस तरीके की एक बॉटल बनी हुई होती है जिसमें आपका एक पाइप कनेक्ट होता है इस तरीके से, और वो आपकी जो HPLC सिस्टम है वो डिटेक्टर में जाता रहता है। इनकॉर्पोरेट HPLC सिस्टम में इस तरीके से होता रहता है। इसमें आपका जो है मोबाइल फेज भरा रहता है इस तरीके से, यहाँ आपका मोबाइल फेज भरा रहता है। उसके बाद इसमें आता है पंप। तो आप जो ये देख रहे हैं कि इसमें ये इस तरीके से एक वायर जा रखी है, यही एक पंप है जो
इस रिजर्वायर से आपको HPLC का जो सिस्टम है उसके अंदर आपका जो भी मोबाइल फेज है उसको लेके जाता है, और ये जो है एक कांस्टेंट स्पीड आप इसकी सेट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है इंजेक्टर। अब इंजेक्टर में क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि देखिए आपका मोबाइल फेज आपने ऊपर से लिया, उसके में फिर पंप लग के ये नीचे जाता है डिटेक्टर्स में, और यही ना साइड में जो HPLC सिस्टम होता है उसमें एक इस तरीके का इंजेक्टर होता है। अगर हम मैनुअल की बात करें तो इसके अंदर आपको नायलॉन इंजेक्शन से की हेल्प से आपको इसमें इंजेक्ट करना पड़ता है अपना सैंपल जो भी आप ड्रग टेस्ट कर रहे हो। उसके बाद इसमें आता है कॉलम। कॉलम भी कुछ एक इस शेप में आता है आपका। ये बहुत सारे इसके डिजिट्स होती है, बहुत सारे नंबर्स के होते हैं, कॉलम 16, कॉलम 15, कॉलम 18, कॉलम 54, कॉलम 60 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है इस चीज पे अब जब आपने यहां से सैंपल इंजेक्ट करा तो वो जाएगा आपके इस कॉलम के थ्रू, वो इस कॉलम के थ्रू जाएगा डिटेक्टर में, जहां ऑलरेडी आपका जो मोबाइल फेज है वो इसको कंपाइल करेगा और आपका जो सैंपल है उसको डिटेक्ट करेगा। अब हम ऐसी बात करते हैं कि ये डिटेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमने यूवी में भी बात करी थी कि डिटेक्टर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप कोई भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका किस तरीके से आप उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एनालिसिस। डिटेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा सिस्टम। सो गाइज अगर हम बात करें डाटा सिस्टम की क्या है, अब इसने जो है यहाँ से आपका मोबाइल फेज लेकर आपके डिटेक्ट कॉलम में भेजा, कॉलम से आपने इंजेक्ट करा, इसमें ड्रग इंजेक्ट करा, वो भी कॉलम में जाके मिक्स हुआ, फिर वो डिटेक्टर पे जाता है, डिटेक्टर पे जाने के बाद वो अपना जब डिटेक्ट हो जाता है तो उसका एक एनालिसिस ग्राफ बनता है, पीक आती है, एक डाटा आता है, कितनी उसका रिटेंशन टाइम आया, कितनी बहुत सारी चीजें उसमें आती है। तो वो उन सबको इनकॉर्पोरेट करा जाता है इसके अंदर। तो अपनी कल की वीडियो में कि सॉल्वेंट सिस्टम का चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी जब हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करता। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर करते हैं ना एनालिसिस HPLC में, तो वहां भी सॉल्वेंट सिस्टम सॉल्वेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप उसको भी आइडेंटिफिकेशन उसका कर सकते हैं बाय द HPLC। तो सबसे पहले तो हम जो सॉल्वेंट सिलेक्शन होगा वो हम किस किस बिहाफ पे करेंगे, वो होगा नेचर ऑफ एनालाइट्स। आप जो भी ड्रग को एनालिसिस कर रहे हो, जो भी मॉलिक्यूल आप एनालिसिस कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कि आप पैरासीटामोल या चलिए आप एस्प्रिन का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम पैरासीटामोल का बहुत बार डिस्कस कर चुका है, तो आज हम कोई नया कंपाउंड ले लेते हैं। तो आप लेट्स सपोज कि आप एस्प्रिन को एनालिसिस करने जा रहे हो। अब आपने देखा कि एस्प्रिन जो है पुअरली सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन वो मिथेनॉल के अंदर अच्छे से सॉल्यूबल है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने उसका मोबाइल फेस बनाएंगे किससे, मिथेनॉल इज टू वाटर या वो जिससे भी है। उसके बाद आप बनाएंगे क्या, कॉलम की केमिस्ट्री। आपने ये तो बना दिया कि हाँ, आपने ये तो देख लिया कि हमारा ड्रग सॉल्यूबल है किसमें भाई, मिथेनॉल में, ठीक है। मिथेनॉल इज टू वाटर का आपने बना दिया, सपोज 50:50 का आपने मोबाइल फेस बना दिया। अब आपको ये भी तो देखना है कि आप जो कॉलम यूज करने वाले हैं, क्या वो कॉलम उस नेचर का है जो इस नेचर को आप यूज कर रहे हैं मोबाइल फेज में, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं डिजायर सेपरेशन। डिजायर सेपरेशन में क्या है कि आपका जो आपको ड्रग है, अब एक ड्रग के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आप कोई कॉम्बिनेशनल ड्रग का टेस्टिंग करते हो, तो उसमें आपको तो सिर्फ एस्प्रिन का करना है ना, तो वो क्या उसकी सेपरेशन पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो सब चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी।
तो इसमें भी मतलब मोबाइल फेस की हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल फेस का सेपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोबाइल फेस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेशनरी फेज, अब हम बात करें स्टेशनरी फेज क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए स्टेशनरी फेज क्या है कि आपने जो अपने सैंपल बनाएंगे वो आप किस फेज में, अब आपने अपना वो स्टेशनरी फेज क्या है, मतलब जो आप वो ड्रग को इंजेक्ट करोगे वो आप किसके अंदर करोगे। तो आपके स्टेशनरी फेज में आप क्या ले सकते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है सिलिका। सिलिका एक ऐसा स्टेशनरी फेज है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज। तो सिलिका तो HPLC में भी यूज करते हैं। आप बात करें तो मतलब जितनी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है आपकी, HPLC है, GC है, बाकी जो GC में तो नहीं आता क्योंकि उसमें तो गैस होती है, तो उसमें GC में बहुत ही कम केसेस है कि कोई स्टेशनरी फेज में आप सिलिका वगैरह ले। आपका TLC हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, रेडियल क्रोमेटोग्राफी हो गया, उन सब में आपको इंपॉर्टेंस होता है सिलिका का। फिर आप और इसमें यूज कर सकते हैं स्टेशनरी फेज में एक पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है यूज करे जाते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए। ये जो है ना मतलब आपको वेरियस फंक्शनलिटीज ऑफ सेलेक्टिविटी का ऑप्शन दे देते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी अदर मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो आप यूज कर सकते हैं इनेंशियोमर्स, आयन एक्सचेंज कॉलम्स और सेपरेटिंग चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं एज ए स्टेशनरी फेज इन द HPLC। जैसे कि आप देख रहे हैं कि HPLC का कॉलम है और ये इसके अंदर आपने स्टेशनरी फेज इनकॉर्पोरेट कर रखा है। बाद हम बात करते हैं कि अब हम HPLC के अंदर अपना सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बात, जैसे कि हमने आपसे यूवी में भी बोला था कि आप कोई भी अगर सैंपल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको डाइल्यूशंस का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम डाइल्यूशन देखेंगे क्योंकि जैसे हम यूवी में ज्यादा कंसंट्रेटेड सैंपल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, वो उसका एक ड्रॉबैक है, उसी तरह आप इसमें भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई जब हमारे पास हम यूवी में कर रहे हैं तो फिर वाई वी नीड टू डू HPLC, क्योंकि रिजल्ट तो आपको आइडेंटिफाई तो आपको वो भी कर देगा कि उसका इतना एब्जॉर्बेंस आ रहा है, वो तो आपको यूवी भी बता देगा। तो इसका देखिए सबसे सिंपल कोई आंसर ये है कि उससे आपको मिनिमम, यूवी से आपको मिनिमम मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिल जाएगी, कितनी वेवलेंथ पे है वो पता चल जाएगा, लेकिन आपको रिटेंशन टाइम और कहाँ कहाँ उसकी पीक्स है उसके लिए आपको HPLC की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब हम जब HPLC की हेल्प लेंगे तो उसमें सबसे पहले हम डिसोल्यूशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम इसमें फिल्ट्रेशन, क्योंकि देखिए हम, जैसे मैंने बोला कि हम इंजेक्टर से हम उसमें इंजेक्ट करते हैं तो वहां पे ना हमें देखना पड़ता है कि उसमें कोई भी एक टीनी पार्टिकल भी उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो अब हमने उसको फिल्टर करेंगे सैंपल को अपने, जब हमने अपने सैंपल को फिल्टर करा तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर से भी हम कई बार करते हैं, नाइलॉन का जो फिल्टर होता है उससे भी यूज करते हैं, कई बार हम वैक्यूम प्रेशर से भी फिल्टर करते हैं। और एक हमारे पास आता है डेरिवेटाइजेशन। अगर आपका कोई भी एनालाइट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्रोमोफोरिक कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए जो है ना आपको ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। फिर आप क्या करते हो उसमें केमिकली ना पहले आप अपने एनालाइट को मॉडिफाई करते हैं ताकि उसकी जो डिटेक्शन है HPLC के अंदर या किसी भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में वो बढ़ सके। तो ये था उसका सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी होती है लेकिन कॉमन टेक्निक। अब हम बात करते हैं HPLC की मोड्स क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई ये दो तरह से होते हैं, एक तो रिवर्स फेज और एक नॉर्मल HPLC फेज। तो जो आपकी देखिए रिवर्स फेज है उसमें जो है आपका जो स्टेशनरी फेज होगा वो नॉन पोलर होगा एंड जो मोबाइल फेज होगा वो पोलर होगा। और इसमें जो कंपाउंड सेपरेट होंगे वो
ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पोलरिटी सेपरेट हो गए, और जितना भी पोलर सॉल्वेंट होगा वो बाद में इल्यूट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फेज की, तो नॉर्मल फेज के अंदर जो है हमारा स्टेशनरी फेज जो है पोलर होगा, और जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर होगा। इसमें भी जो है आपके पोलरिटी के बेस पे ही कंपाउंड सेपरेट हो गया, लेकिन इसमें क्या है, जितना लेस पोलर कंपाउंड होगा वो बाद में ल्यूट होगा। रिवर्स फेज में क्या था, ज्यादा पोलर कंपाउंड होना बाद में ल्यूट होगा। नॉर्मल फेज में क्या है, जितना कम कंपाउंड पोलर होगा उतनी बाद में इल्यूट होगा। तो इट इज जस्ट अ सिंपल फंडामेंटल स्टिक दैट व्हाट इज दिस। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आया हो, एंड आई होप सो कि आपको अभी तक यहाँ कोई डाउट ना हो। अगर आपको यहाँ भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को एनी टाइम कमेंट कीजिए। मैं जैसे ही आपकी कमेंट देखूंगा मैं आपको सबसे पहले उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और उसके ऊपर मुझे अगर जितना ज़्यादा टाइम में दे पाऊंगा उसको मैं आपको समझाऊंगा उस टाइम को। उसके बाद हम बात करते हैं भाई डिटेक्टर्स क्या हो गए। HPLC में हम तब से बात करे जा रहे हैं कि भाई डिटेक्टर्स प्ले अ वाइड रोल, प्ले अ इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने यूवी पढ़ी, उसमें भी डिटेक्टर्स है। आज HPLC पढ़ रहे हैं, उसमें भी डिटेक्टर्स आ गए। तो वो क्या क्या हो सकते, पहला डिटेक्टर की हम बात करें तो वो होता है यूवी डिटेक्टर। जो हम यूवी में यूज करते हैं वही डिटेक्टर हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ना एब्जॉर्बेंस को भी चेक कर लेता है किसी भी एक स्पेसिफिक रेंज पे, जो कि उसका हम बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का एक प्रिंसिपल भी है। फिर आप इसमें फ्लोरोसेंस डिटेक्टर यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका DTA, जिसे हम कहते हैं कि थर्मल एनालिसिस हो गया, DSC वगैरह वगैरह यूज होती है। फिर इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारी उसका कितने रेशो में कितना मास है किसी भी कंपाउंड का, वो सब हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से हैं आपके पास। यूवी विजिबल है, फ्लोरिसेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता सकते हैं, मास इलेक्ट्रॉन्स हमें बता सकते हैं, कंसंट्रेशन हमें पता चल सकती है इन डिटेक्टर्स की। अब बात आती है कि एनालिसिस कैसे हो। अब हमारा ये एनालिसिस किस तरीके से होगा। तो देखिए, एनालिसिस करने का ना बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने डाटा बना दिया, ठीक है, आपका एक इंटरप्रिटेशन आएगा। इस तरीके से वो ग्राफ आता है, जैसा आप ये देख सकते हैं ऊपर ही नीचे वेवलेंथ लिखा है इधर, और ये कंसंट्रेशन है इधर, वेवलेंथ है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ना ये पीक आ रहा है यहाँ पे, ये लगभग 2800 के आसपास। तो इसका ना आप इंटरप्रिटेशन करेंगे कि यहाँ पे कि वो 2000 से 2800 के बीच में किस कंपाउंड की प्रेजेंस है, वो सब आपको यहाँ देखनी है। सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो देखिए, इसमें इंटरप्रिटेशन का ना तो देखो, इंटरप्रिटेशन में जो है ना आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे ये पीक्स आई, आप इनका रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर की, आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और जो पीक एरिया है वो जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जैसे मैंने आपको बोला एरिया और कंसंट्रेशन में आप ये देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है पीक आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये पीक आ रही है हमारी, सपोज, तो अब ये पीक आ रही है 2000 से वो 2800 से 2400 से 2800 के बीच में। तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो 2400 से 2800 के बीच में अपना दिखाता है, वो उस चीज को आप देखोगे। और उसके बाद हमारे पास एक आता है क्वांटिफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हो, जो हमारा पीक एरिया आप उसको यूज करते हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सैंपल ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन।
उसके बाद हम अगर बात करें कि हमारे पास जब हम HPLC करेंगे तो हमारे पास भाई देखो ट्रबल शूट होगा, क्या क्या इशू हमारे पास आने वाले हैं। तो सबसे पहले आने वाला है आपके पास पीक ब्रॉडलिंग, जैसे हमने अभी देखी थी ऊपर पीक, तो उसमें जो है ना मतलब बहुत सारी पीक्स आ रही थी, तो वो एक इशू है जो आपको परेशान करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसलाइन नॉइस, नीचे जो हमारी बेसलाइन है आप पहले अगर उसको जीरो नहीं करेंगे ना तो फिर वो बेसलाइन भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आने में। तीसरा आपका ड्रिफ्टिंग बेसलाइन, बिल्कुल जैसा हम बता रहे थे कि अगर वो सही पोटेंशियल पे नहीं होगी, वो ऊपर नीचे ड्रिफ्ट होगी, तो वो भी एक इशू रिएक्ट दे सकता है। और इसमें ना यही नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा काम है ना वो यही है कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जो हमारा HPLC है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल एनालिसिस है, जो कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वो आपको वहाँ पर मस्ट है। आप अगर HPLC एनालिसिस करते हैं, आपकी प्रोफाइल के अंदर लिखा है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क इन HPLC, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो गाइज आई होप कि हमारी आज की जो ये वीडियो है आपको हेल्प करे आपके फ्यूचर में। सो फर्स्टली सो बी रेडी गाइज, एंड हमेशा की तरह मैं आपकी बात का इंतज़ार, आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि आपको कोई इशू है तो मैं ज़रूर उस पर वर्कआउट करूँगा। और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप अगर कोई मुझे डाउट बताएंगे तो मैं स्पेशली उसके ऊपर टाइम निकाल के मैं वीडियो बना के आपको स्पेशली उसको समझाऊँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू, stay safe and stay healthy guys, see you soon, bye bye।